नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। 11 साल के दरमियान ये पहला मर्तबा है जब संसद में सरकार का लाया कोई बिल गिर गया। 3 बिल सरकार ने पेश किए थे आज नारी शक्ति वंदन यानी महिला आरक्षण को लेकर, और सदन में जो संशोधन थे वो लोकसभा ने स्वीकार नहीं किए हैं, यानी संसद में ये बिल गिर गया है। सरकार के पक्ष में 298 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं। ये कहा जा रहा है कि 2/3 बहुमत नहीं मिला, इसलिए सरकार ये बिल पास नहीं करा पाई। और शायद ये पहला मौका है नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, ये पहला मौका है जब कोई बिल गिर गया हो और सरकार बिल को पास ना करा पाई हो। दोपहर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोल रहे थे कि ये बिल पास नहीं होगा, ये बिल गिरेगा, हम इसे पास नहीं होने देंगे, तो लग रहा था कि राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार को चुनौती भर दे रहे हैं, नंबर गेम कोई होगा सरकार के पास। लेकिन बीच बीच में जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, अखिलेश यादव को कहा कि मेरे पुराने मित्र हैं, सहयोगी हैं, मदद कर देंगे। आज अमित शाह गृह मंत्री जब बोल रहे थे शाम को संसद में, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष बिल पास कराए, 1 घंटे के अंदर जो संशोधन चाहता है हम संशोधन दे देंगे। लेकिन विपक्ष ने ये मौका नहीं गंवाया। उसके लिए ये मौका ही था कि सरकार को पहली बार कम से कम मानसिक रूप से दबाव में ले, और ये बिल गिर गया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर ये बिल ऐसे मौके पर लाई थी कि अगर गिरे तो भी हाथ में लड्डू और पास हो तब भी हाथ में लड्डू, यानी पास हो जाए तो क्रेडिट नरेंद्र मोदी को, और अगर गिर जाए तो डिसक्रेडिट विपक्ष को, फायदा नरेंद्र मोदी और भाजपा को। अभी कई राज्यों में अभी वोटिंग हो चुकी है और बंगाल समेत कई राज्यों में वोटिंग अभी होनी है। तो नारी शक्ति यानी महिला आरक्षण बिल का बंगाल पे क्या असर पड़ेगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं असर पड़ेगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं असर नहीं पड़ेगा। तो ये देखने वाला होगा बंगाल के नतीजे आने के बाद। लेकिन वास्तव में ये एक ऐतिहासिक क्षण था लोकसभा में। दिन भर गर्मा गर्म बहस, बल्कि कल से लगातार गर्मा गर्म बहस, और आज दोपहर में जब राहुल गांधी अपराह्न जब राहुल गांधी बोल रहे थे उस वक्त भयंकर हंगामा और बवाल हो गया। राहुल गांधी ने कहा, एक प्रधानमंत्री को लेकर उनकी टिप्पणी थी, उस पर राजनाथ सिंह ने कहा है सेना का अपमान है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये राष्ट्र का अपमान है, सेना का अपमान है। विपक्ष के नेता ऐसे शब्दावली के इस्तेमाल कर रहे हैं जो संसदीय नहीं है। उन्होंने किताब खोलकर भी दिखाई। और इसके बीच हंगामे व बवाल के बीच राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा सेना नहीं है, प्रधानमंत्री सिर्फ राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो राष्ट्र हैं। तो सेना और राष्ट्र की आड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने को ना छुपाए, वो भारतीय जनता पार्टी पर हमले करते रहेंगे, इसके विरोधी हैं। और उसी दरमियान राहुल गांधी ने कहा था कि ये विधेयक गिरेगा, पास नहीं होगा। दरअसल इसमें गणित ये है कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनको लगने लगा था कि जो उनकी कम आबादी है उसकी वजह से उनकी सांसदों की संख्या कम हो जाएगी, उनकी नुमाइंदगी कम हो जाएगी, उनकी ताकत कम हो जाएगी। और यही वजह है कि ये जो दक्षिण के राज्य जहाँ तक कहा जा रहा है वो सारे के सारे विपक्ष के साथ लामबंद हो गए। हालांकि इसमें कई ऐसे सत्ता पक्ष के भी समर्थक राज्य रहे भी हैं जो सत्ता पक्ष के साथ उनको वोट करना चाहिए था, लेकिन देखने में आया कि वो जो वोटिंग हुई है उसे साफ तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि 2/3 बहुमत नहीं मिला। हालांकि एनडीए के सदस्यों की संख्या 330 है, लेकिन 298 वोट ही उनको मिला है। तो कुल मिलाकर अब ये क्या लड़ाई दक्षिण वर्सेस उत्तर की है, या जो संसद में बवाल है वो दक्षिण को लेकर था, और एक तरीके से दक्षिण ने अपनी ताकत दिखा दी है, विपक्ष की इसमें कोई ताकत नहीं है, दक्षिणी है। ये क्या ऐसा कहा जा सकता है? तो सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला। बहुत सारे बिल पास हुए हैं पिछले सदन में, उससे पहले वाले में नरेंद्र मोदी की जो तीसरी बार सरकार थी, बहुत सारे से एक महत्वपूर्ण बिल पास हुए, और सरकार एक मुफ्त 7-7, 8-8 बिल दिन में पास करा लेती थी। तमाम सांसद वॉकआउट करते बाहर निकल जाते थे, सांसद सस्पेंड हो जाते थे। पहला मौका था जब विपक्ष इंटैक्ट और एकजुट और आक्रामक नजर आया। इतना आक्रामक विपक्ष पहले भी कभी बहुत कम देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर वोटिंग प्रतिशत का जो पैमाना है वो आपके सामने है, उसे देख लीजिए। जो पक्ष में, सत्ता पक्ष में 298 वोट हैं, विपक्ष में 230 वोट हैं। कुल सदस्यों की संख्या है 528 में ये वोटिंग हुई है।
तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, कुल सदस्यों की संख्या 543 है। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यही जो ये बिल था, ये वास्तव में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल नहीं, बिल तो 2023 में पास हो चुका है। और ये हुआ था उस वक्त कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी, 33% विधानसभा और लोकसभा और अन्य सदनों में, उच्च और जो राज्य की विधानसभाओं के सदनों में, विधानमंडल और विधान सभा और जो पूरा संसद में, उसको लेकर ये उस वक्त कहा गया था कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा यानी परिसीमन होगा, और उसके बाद फिर इसी कुल मिलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तब तक एक साफ तस्वीर सामने आ चुकी होगी, और उसके बाद फिर जो परिसीमन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। परिसीमन के बाद चूंकि तस्वीर सामने होगी, किस जाति की महिलाएं, क्या सब पूरा एक तरीके से आपके पास एक्सरे सामने होगा, तो उसको लेकर ये था कि 2031 या उसके आगे भी जा सकता है। लेकिन अचानक सरकार ने ऐलान कर दिया कि वो 16-17 को विशेष सत्र बुला रही है और उसके बाद वो ये बिल लाएगा, और बिल लेकर आ गए। आज ये बिल पेश किया गया सदन में, और फिर दिन भर जद्दोजहद, कई बार कोशिश भी हुई कि विपक्ष साथ आ जाए, प्रयास भी हुए, कूटनीतिक भी प्रयास हुए, राजनीतिक भी प्रयास हुए, लेकिन अंततः विपक्ष ने इस बिल को सदन में गिरा दिया। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। लगातार बिल गिरने के बाद विपक्षी नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, वो भी आपको हम सुनाएंगे। हमारे साथ इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार एस हनुमंत राव साहब भी आ गए हैं। हनुमंत राव सर, बिल गिर गया, और राव साहब भी हमारे साथ में आएंगे। कुछ मेहमान अगर अभी आ गए हों तो उनसे बात हम करेंगे कि वो कैसे चीज़ों को देखते हैं। लेकिन एक बार जो सदन में इससे पहले, बिल और वोटिंग से पहले क्या कुछ हुआ, किस तरीके से तीखे हमले हुए, वो आप पहले सुन लीजिए, फिर जो आज बिल गिरने के बाद क्या बयान आता है वो हम आपको बाद में सुनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... No. राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको वो जादू कहते हैं। आपने कई बार डायरेक्शन दिया है कि आप भाषण कीजिए मगर नियम के तहत भाषण कीजिए। हम शांति से सुन रहे थे, आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ भी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। यह किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं, बार बार मैजिशियन कहकर देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। Central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You're a political organization.
You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. अब जो जनगणना हो रही है उसमें जब व्यक्तियों की गणना होगी तब जाति का कॉलम आने वाला है और जाति की गणना भी होगी। 140 करोड़ की जनता के मन में किसी की भी प्रकार का भ्रांति कंफ्यूजन न हो, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना का जो निर्णय किया है वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। कल मुझे थोड़ा भय लगा कि उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव एक रात के लिए भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। अब संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। ये इंडी अलायंस वालों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, दोनों का नीति स्पष्ट है। जो संविधान सम्मत नहीं है वो धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना भी देंगे ना कभी किसी को देने देंगे। तो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि अमित शाह जी ने कहा कि भाई उत्तर और दक्षिण कराने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। कल रात वो बता रहे हैं बड़े बेचैन हो गए और उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, एक नैरेटिव सेट कर रहा है विपक्ष। तो उत्तर दक्षिण का नैरेटिव नहीं चलने देंगे वो। और उन्होंने कहा कि उत्तर बनाम दक्षिण जैसा कुछ नहीं है, इस सदन में जो आता है वो भारतीय है और जितना दक्षिण के राज्यों का अधिकार है उतना ही उत्तर का है, इतना उत्तर के उतना दक्षिण का है। तो ये नैरेटिव वो चलने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रही। जाति जनगणना पर भी उन्होंने स्पष्टता की कि 2026 में जो जाति जनगणना हो रही है उसमें जाति का कॉलम है। अभी घर गिने जा रहे हैं, फिर लोग गिने जाएंगे तो उसमें जाति का कॉलम है, एक वो आएगा। लेकिन ये 3 संशोधन लेकर आए थे कि ये डिलिमिटेशन हो, सीटें 543 से बढ़ाकर ये 850 तक जाएं, ऐसा उन्होंने कहा था। और लगातार राज्यों की बात भी की थी कि किन किन मिनिमम 50% सीटें राज्यों में बढ़नी थी। लेकिन कहीं ना कहीं दक्षिण के राज्यों में बेचैनी थी कि अगर जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उतनी सीटें उनकी नहीं बढ़ेंगी जितना उत्तर के राज्यों में बढ़ेंगी, और फिर उत्तर का प्रतिनिधित्व या प्रभुत्व ज़्यादा होगा संसद पर, दक्षिण को नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। और शायद यही वजह है आज इसका जो देखने को मिला कि ये बिल गिरा। ये बहुत सारी और भी वजह हो सकती हैं। ये सरकार को मालूम ही था कि बिल गिरेगा, तो वो उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। गिरता है तो विपक्ष दोषी है और अगर पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री को क्रेडिट मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने क्रेडिट के मुद्दे पर कहा कि मैं लिखकर बेयरर चेक दे रहा हूँ, आप राहुल गांधी इसमें अपना नाम भर लो, लेकिन इस बिल को पास कर दो, महिलाओं के आरक्षण के रास्ते पर मत खड़े हो। तो ये अब किस करवट बैठेगा? उत्तर बनाम दक्षिण का मसला है, बवाल है, या फिर जो बिल है ये विपक्ष जो है वो अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत करेगा और सत्ता पक्ष अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत करेगा। हमारे साथ ममता रतोड़ी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उत्तर से आती हैं। रमेश कंटी पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के कर्नाटक से आते हैं। डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ आई हुई हैं। अंजलि सिंह राजपूत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गई हैं। हरिकेश बहादुर जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं
और 2 बार खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। हरकिश जी, आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ श्रीकांत जी आ गए हैं दक्षिण से, कर्नाटक से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। श्रीकांत जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। श्रीकांत जी, ये आज जो बिल गिरा, इसकी मूल वजह जो दक्षिण के राज्यों में क्या एक इनसिक्योरिटी की भावना थी, ये वजह है श्रीकांत जी? श्रीकांत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जरूर, बोलिए। श्रीकांत जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा क्या? नहीं कुछ मेरा सवाल ये है कि जो आज अभी लोकसभा में बिल गिर गया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल, 3 संशोधन प्रस्तुत किए थे कि पहले डिलिमिटेशन हो, सीटों की संख्या 850 तक कर दी जाए लोकसभा के देश भर में, और गृह मंत्री ने कहा कि 127 ऐसी सीटें हैं जिनमें 20 लाख से अधिक मतदाता हैं। तो क्या इतने सारे मतदाताओं के पास एक सांसद पहुंच सकता है क्या? तो ये सब बहुत सारी वजहें बताई, लेकिन विपक्ष कह रहा था कि इसमें राजनीतिक मकसद है और ये बिल अंततः गिर गया। 500 जो 43 वाला है। अब मुझे लगता है कि इसी पर अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आरक्षण देना पड़ेगा। डिलिमिटेशन वाला मसला फिलहाल संसद ने इसको मंजूरी नहीं दी, 2/3 बहुमत से पास नहीं हो पाया। मेरी जो आपसे सवाल है कि क्या ये दक्षिण के राज्यों की वजह से, जो उनके अंदर असुरक्षा भावना थी, उस वजह से बिल गिरा है? सबसे पहले बात तो 2-3 चीजें मैं सामने रखना चाहता हूँ जी। महिला आरक्षण को किसी का विरोध नहीं था, क्योंकि 2023 के बारे में जो महिला आरक्षण है, राहुल गांधी जी ने भी कह दिया था कि उसको हमारा पूरा समर्थन है। इसमें जब बात आती है कि जो डिलिमिटेशन की बात आ जाती है महिला आरक्षण में, उस पे सवाल उठाए गए हैं। और जब कल संसद में भी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी कुछ बातें कही, जैसे कि दक्षिण के राज्यों के ऊपर आपने ज्यादा फोकस दिया कि कर्नाटक में कितने बढ़ जाएंगे, आंध्रा में कितने बढ़ जाएंगे, केरला में कितने बढ़ जाएंगे। ये तो बात सही थी, लेकिन उत्तर भारत की ओर से जो राज्य है वहां पे कितने आपके सांसद बढ़ने वाले, उसकी कुछ जानकारी नहीं मिली थी। लोगों के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है अभी, क्योंकि महिला आरक्षण के बारे में किसी का कोई दोहरा ही नहीं है ना। उसी के बारे में सब लोगों का एक ही है, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अब दूसरी बात एक है, जब महिला आरक्षण की बात करते हो, जब चुनाव होते हैं, आप अपनी पार्टियों की तरफ से कितनी उम्मीदवारों को, महिलाओं को अपने उम्मीदवार बनाते हो? आरक्षण की कोई बात नहीं, आपके 10% है ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का, 10%। हाँ, तो इसके में अगर दिल में आपके महिलाओं के लिए सम्मान हो तो आरक्षण की बात क्यों करते हो? दे दीजिए ना उनको ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारी। कितने लोगों ने आज तक अपने पक्ष के, लेकिन श्रीकांत सर आज गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई जितना अधिकार उत्तर का है उतना ही दक्षिण का है। ये एक नैरेटिव सेट कर रहा है विपक्ष, गुमराह कर रहा है लोगों को। आज तो गृह मंत्री जी ने भी कहा शाम को। मैं कह रहा हूं, अमित शाह जी ने कल कहा था दक्षिण राज्यों के बारे में कहां पे कितने बढ़ जाएगी कह दिया था, लेकिन उत्तर के राज्यों में उत्तर प्रदेश की कितनी बढ़ रही है सीटें, पंजाब की कितनी बढ़ रही है, बिहार की कितनी बढ़ रही है, उसके बारे में भी साफ ये होना चाहिए था ना। उसके बारे में तो कुछ नहीं है। नहीं तो आज जो बिल गिरा, इसके पीछे बड़ी वजह क्या मानते हैं श्रीकांत जी, एक पत्रकार के तौर पर आप? ये देखो, सीधा साधा महिला आरक्षण 2023 में जो था, सीधा साधा महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बस उतना ही जो बिल लाते थे तो उसका समर्थन हो सकता था। लेकिन उसमें आप अगर डिलिमिटेशन उसकी बातें लाओगे तो उसके ऊपर तो बहस होने वाली है। हाँ श्रीकांत जी, अब तो उसके बाद तो कोई बिल लाने की जरूरत भी नहीं थी। अगर उसी को मानना था 2023 वाला, तो उसके बाद बिल की क्या जरूरत थी? वो तो पास हो ही चुका था और विपक्ष भी मान चुका था कि 2031 तक ये सारी चीजें होंगी। पहले जनगणना होगी, फिर जातीय गणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, एक प्रक्रिया होगी। और विपक्ष मान चुका था कि भाई ये लंबी प्रक्रिया है। हालांकि विपक्ष कह रहा था इसे जल्दी लागू करो। जी हाँ, बस वही तो बात थी। आज भी मैं कहता हूं, आज भी लोकसभा में जब ये नामंजूर हो गया
उसके बाद में जो दूसरे 2 बिल थे वो उन्होंने वापस ले लिए। क्यों वापस लेने थे? उसके ऊपर पे बहस होनी चाहिए थी ना फिर। ये तो सारा ट्रक है। जी मैं रत्ना जी आऊँगा। मैं टीम से कहूँगा कि भाई रत्ना जी के आगे डॉक्टर जरूर लगा दीजिए, वो डॉक्टर रत्ना पाठक हैं। दीप्ति सिंह हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ हैं, वो आ गई हैं। दीप्ति सिंह, स्वागत है आपका। जरा ये जो बिल गिरा है एक संवैधानिक तौर पर जरा इसका विश्लेषण करिए। क्या दक्षिण राज्यों का जो फियर है उसकी वजह से बिल गिर गया? फिर अभी श्रीकांत जी कह रहे थे कि जब एक गिर गया तो फिर 2 वाले भी अपना वो वापस ले लिए। ये क्या हो रहा? मतलब क्या बीजेपी जानती थी कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर बचेगा, पास होगा तो मोदी जी को क्रेडिट, बीजेपी को क्रेडिट, तमाम चुनाव बंगाल में महिलाओं को ये चला जाएगा कि हम महिला हितैषी हैं, और गिरेगा तो विपक्ष तो फिर दोषी है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। हम लोगों ने शायद इस पे पहले भी चर्चा किया था। तो पॉलिटिक्स में आप कुछ और उम्मीद मत करिए, पॉलिटिक्स की ही उम्मीद करिए। महिलाओं को इसमें थोड़ी देर के लिए जरूर खुश होने के लिए जुमला दे दिया था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये तुरंत की तो चीज वैसे भी नहीं थी। 2029 में कहीं जाकर ये कहीं उसका थोड़ा फायदा महिलाएं उठा पाती, लेकिन आज जो ये ड्रामा चला पूरे दिन संसद में, इसका देखिए फायदा ही मिलेगा मोदी जी को, क्योंकि उन लोगों ने जितने उनके भाषण आप सुनो वो कितने महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, और ऑपोजिशन चाह कर भी उन्होंने वो किया जो शायद उनको नहीं करना चाहिए था। इतिहास उनको इस बात के लिए याद रखेगी, और हो सकता है महिलाएं उनको माफ भी ना करे इस बात के लिए, क्योंकि ऐसे तो वो बहुत महिलाओं के लिए महिलाएं बड़ी भोली भाली हैं। 25 साल पहले बीजेपी वालों ने इसका विरोध किया था और आज देश भर में छाए हुए हैं वो। 25 साल पहले इन्होंने विरोध किया था इसका। लोग उलझना नहीं चाहते, क्योंकि हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां कांधों पे दी गई है। बेशक हमारे कांधे कमजोर हैं, पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। कोई कांधे कमजोर नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से। कांधे कमजोर नहीं, कांधे बहुत मजबूत हैं, सरल हृदय हैं, महिलाएं सरल हृदय हैं, माफ कर देती है जल्दी। पे डीरेल होने से अच्छा हम अपने लाइन पे आ जाएं। आज जो कुछ भी हुआ इसका सीधा आपको देखिएगा फायदा ही है मोदी सरकार को, नुकसान नहीं है। क्योंकि देखिए इन्होंने दिखा दिया कि महिला शक्ति, नारी वंदन ये चाहते हैं, और ये बढ़ चढ़ कर इसके लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपोजिशन को बना रहे हैं। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है अब? लेकिन अपोजिशन के पास उपाय नहीं है। उनको पता है कि साउथ इंडिया ने कई सालों से अपने जनसंख्या को कंट्रोल किया, काफी चीजें उन्होंने संभाल के रखी। इवन भारत को अगर देखें तो जो आर्थिक ये सहायता है और आर्थिक उन्नति है सबसे ज्यादा साउथ में रहा है। अब उनको लग रहा है कि सब कुछ तो हमने अच्छा किया, और हमें अब जब नुकसान होने की बारी आई तो हमारी होगी। तो देखिए विरोध उनका करना भी जायज है उनके पास, क्योंकि ये समझ है कि अगर इस समय में हमने नहीं रोका तो आने वाले समय में हम कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर ईस्टर्न एरियाज के उत्तर भारत के तरफ ही आबादी बढ़ी है, तो आप परिसीमन में फायदा उन्हीं को होगा। तो नुकसान दोनों ही तरफ से इस बार ये जो पाशा फेंका गया था बीजेपी की तरफ से, और नुकसान ऑपोजिशन का ही था दोनों ही हालात में। तो यही वजह है कि उनके तरफ तो लड्डू ही लड्डू है और इधर इनकी तरफ कांटे कांटे बिछा दिए इन्होंने। आने वाले समय में भी पॉलिटिक्स में लोगों को याद रखने के लिए बहुत होगा कि भाई कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर, ऑपोजिशन ने, और महिलाओं के लिए जो आने वाला अच्छा समय था उसको रोक दिया। और हो सकता है कि अब इस बिल पे अगली बार देखते हैं कब इस पे बैठक होगी, कब बात होगी, क्योंकि ये तो हो गया, नुकसान कर लिया हम लोगों ने और महिलाओं का नुकसान हो गया। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है दीप्ति सिंह ने। वो कह रहे हैं कि भाई महिलाओं का नुकसान हो गया, और साफ तौर पर ये भी कहा है कि भाई खरबूजा पे चक्कू चले, ये चक्कू खरबूजे पे गिरे, बात एक ही भाजा उसी को होना है। और बीजेपी की जो राजनीतिक मूव था, चाल थी, उस पर विपक्ष फंस गया। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किसका ये जो बिल गिरा है, किसका घाटा है, किसका फायदा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं
घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। केसरिया से मन की हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी आके खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल गिर गया है और किसका फायदा है, किसका घाटा है। दक्षिण के राज्यों में एक तरीके से हलचल थी, उन असुरक्षा की भावना थी और इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि दक्षिण का नुकसान होगा। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं। रमेश कट्टी जी हमारे साथ, पूर्व सांसद बीजेपी कर्नाटक, सीधे उन्हीं की तरफ रुख करेंगे। कट्टी साहब, दक्षिण से आप आते हैं, इस बिल से दक्षिण को, मुझे लगता है कि हाँ कट्टी साहब हैं, इस बिल से दक्षिण को फायदा होना है या नुकसान? सीधे तौर पर आप क्या मानते हैं? पार्टी तो आपकी मानती है कि सब बराबर ही होगा, लेकिन दक्षिण के राज्यों के लोग, उनके अंदर था कि भाई हमने सारे नियमों का पालन किया, बर्थ कंट्रोल किया, डेवलपमेंट किया, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, और अब जनसंख्या के आधार पर हमारा हक मारी की जाएगी। कट्टी साहब, आपका सोच बराबर है, लेकिन ये दक्षिण का भाग में जो जनसंख्या बारे में हमने कंट्रोल किया, जबकि विकास के बारे में हम ज्यादा विकास किया और देश के साथ मिलजुल के आज तक आए। लेकिन ये बहुत पहले देना चाहिए था महिलाओं को। ये 33% जो बिल था वो पहला देना चाहिए था। उस हिसाब से जब भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था, उस हिसाब से आज बिल लाया। वो बिल लाने के बाद ये अपोजिशन वाले आपका नाटक चालू किया, तो इधर इसमें नुकसान हुआ तो महिलाओं की ज्यादा हुआ है। लेकिन ये किस हद तक हुआ है, तो मैं बोलता हूं जो यूपीए गठबंधन जो है वो नहीं चाहता है कि महिलाओं को आरक्षण दे, वो नहीं चाहता है। तो इसमें
उनका मन में महिला को हक देना, क्योंकि 16 बरस हमारा देश को रूल किया हुआ दिवंगत इंदिरा गांधी, उनका घर से आता है राहुल गांधी। उनका स्व इच्छा है कि ये महिलाओं को ना दी जाए, लेकिन जब वो पावर में थे तब उन्होंने, उनका माँ भी बोला था, सब लोग बोले थे हम देंगे। जब हम भाजपा आज सरकार आई है तो वो देने का कोशिश कर रहे हैं। उसका जो भी मसला है, उसमें कुछ डाउट्स है, वो बैठ के चर्चा करने के बाद उसको सलाह कर सकते थे। लेकिन ये देश का, जब ये बिल पहला पास हुआ, बाद में अभी पहली बार पास हो रहा है, तो 140 करोड़ लोग लगभग आजकल है। तो देश का विकास होना है तो महिला आरक्षण भी होना चाहिए और डीलिमिटेशन भी होना चाहिए। तो सर कट्टी सर एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं सर। क्या आप जो ये डीलिमिटेशन हो रहा था मौजूदा दौर में, जो बिल है वास्तव में ये डीलिमिटेशन बिल है? महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका और ये संशोधन बिल है, और इसको ये ऐसा कह के प्रेजेंट किया जा रहा है कि साहब महिला आरक्षण बिल है। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका भाई, और अब ये संशोधन बिल है। तो अगर आपकी नीयत साफ है तो आप उसी पे 543 पे कर दीजिए ना, कि दिक्कत क्या है? डीलिमिटेशन बाद में करिएगा, जनगणना के बाद करिएगा। तो क्या आप दक्षिण के राज्यों की तरफ से आज ये बात कहने की स्थिति में हैं कि आज अगर ये बिल पास हो जाता तो क्या दक्षिण के राज्यों को उनका हक मिल जाता या उनकी हकमारी नहीं होती सर? नहीं, उसको हम जब हमारा पार्टी ने हमको पूछा है तब हमने उसको, हमारा जो भी मन में जो भी है वो उनको बता दिया है, हमने पार्टी को सलाह दी है। क्योंकि जनगणना अभी ले जाएगी 2011, बाद में अभी दो टाइप से ये बंटना होगा, एक भौगोलिक नहीं है, जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या आधार देखे तो नॉर्थ वाले बहुत है, साउथ में कम है। तो बाद में भौगोलिक देखा तो लगभग उधर इधर होगा वो। इसलिए मेरा सोच था, अभी साउथ हो या नॉर्थ हो, अभी कितना एमएलए सीटें हैं और कितना एमपी सीटें हैं, उसको 50% बढ़ा दी जाए। सर यही तो विपक्ष कह रहा है सर, जो बात आप कह रहे हैं वही विपक्ष कह रहा है कि अभी बढ़ा दीजिए इसी पे। सर ये तो आप बहुत बढ़िया बात कह दी आपने सर। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो इससे क्या होता है, महिलाओं को उनका हक मिलेगा, और वो 50% करने के बाद ना भौगोलिक तो सर इसमें कौन रोक रहा है? कट्टी सर इसे कौन रोक रहा था? इसे तो किसी ने रोका नहीं, सारे लोगों ने 2023 में पास किया कि भाई इसी पे कर दो। अब वो कह रहे ना, पहले हम उत्तर की सीटें बहुत सारी बढ़ा देंगे और दक्षिण को आबादी के हिसाब से अगर बढ़ेगा तो दक्षिण को उतनी सीटें बढ़ेंगे नहीं सर। तो दक्षिण जो एक तरीके से मैनर्ड वे में, एक तरीके से संतुलित तरीके से, भाई देखिए 90 के दशक तक देखिए तो उत्तर के राज्य ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन दक्षिण ने जिस तरीके से चीजों को लिया, अपने को कंट्रोल किया और देश के विकास में बड़ा योगदान किया, उत्तर के राज्यों से ज्यादा योगदान किया। अब क्या उसको इसका दंड मिलना चाहिए सर, कि उसकी सीटें कम कर दी जाए, उसकी नुमाइंदगी की जाए, उसकी नुमाइंदगी ना मिले उसे जितनी सीटें उसको चाहिए? रमेश जी, मिलना चाहिए, लगभग सबको मिलना चाहिए। और इसमें नॉर्थ या साउथ के बारे में सोचने से पहले ये भारत देश के बारे में सोचना जरूरत है। तो फाइनली सर आप ये कहते हैं कि जो मौजूदा सीटें हैं उन्हीं पे आरक्षण महिलाओं को दे देना चाहिए? पार्डन? जो मौजूदा सीटें हैं लोकसभा विधानसभाओं की, उसी पर महिलाओं को आरक्षण दे देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो डीलिमिटेशन में बढ़ाने के बाद उसको आरक्षण देना चाहिए। तो डीलिमिटेशन में तो आपका घाटा हो जाएगा सर। दक्षिण का घाटा हो जाएगा फिर। नहीं, जो अभी है, अभी मौजूदा जो अभी है उसको 50% बढ़ा दीजिए। अच्छा, और उसके ऊपर बाद में महिला ये जो भी है वो आरक्षण दे दीजिए। ठीक बात है, ठीक बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि सभी का 50% बढ़ा दिया है, सभी राज्यों का। ठीक बात है, ठीक बात। अभी एनडीए की महिला सांसद प्रदर्शन कर रही हैं विपक्ष के खिलाफ, ये देखिए।
ये सत्ता पक्ष की महिला सांसद हैं, मकर द्वार पर ये प्रदर्शन कर रही हैं। राहुल गांधी और विपक्ष विरोधी नारे लगा रहे हैं। इन महिलाओं का कहना है कि विपक्ष ने उनकी राह में रोड़ा अटकाया है। ये प्रदर्शन है, सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद परिसर से। सीधे चर्चा में आते हैं। अभी बहुत सारी बातें बीजेपी की पूर्व सांसद रमेश कट्टी जी ने कही। कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर रत्ना भाई, विपक्ष महिलाओं की राह में क्यों रोड़ा अटका रहा, क्यों खड़ा हो गया बीच में? आप सभी को सादर नमस्कार। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हेडलाइन मैनेजमेंट करके सरकार चलाने वाला दल आज सदन में औंधे मुंह गिरा, सिर्फ क्योंकि मंशा कभी महिला सशक्तिकरण थी ही नहीं। डीएनए में सावरकर है, हिंदू बिल कोड बिल फाड़ने वाले आज सशक्तिकरण का पाठ हमें पढ़ाएंगे, तो ये तो होना ही था। जाकी रही भाभा जैसी, वो तो गिरनी थी ही, और इसका अंदाजा तो शायद कल ही हो गया था ना मोदी जी को। तो जो पिछले 3 साल से झूठ बोल रहे थे कि मैं अधिनियम ले आया, उसका नोटिफिकेशन आधी रात को कर दिया, क्योंकि किसी ने बता दिया होगा कि कल जब ये गिरेंगे सबके सब तो ये भी कैंसिल हो जाएगा साथ में। तो टेक्निकलिटीज है इसके पीछे, और इसकी पटकथा तो सेंट्रल विस्टा के साथ लिखी जा रही थी। ये आज का खेला थोड़ी है। और मोदी जी क्या समझ रहे हैं कि जब ये संघीय ढांचा तोड़ने के प्लानिंग बना रहे हैं तो और किसी की समझ में भारत में कुछ आ ही नहीं रहा है। ये सब कुछ जो एक बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया जाए, इसीलिए 400 पार जाना था। आज का दिन न देखना पड़े इसलिए 400 पार जाना था, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठ के कोस रहे हैं कि या जो सांसद लोग कोस रही हैं, उन्हें पढ़ के आना चाहिए संविधान। भाई आपके पास मेजॉरिटी नहीं थी, 2/3 चाहिए, संविधान में आपके पास थी नहीं है। तो लाने से पहले मोदी जी और अमित शाह दोनों जानते थे, इसलिए उसको अड़ंगेबाजी करनी थी, क्योंकि हमें बीच में कुछ ना कुछ नैरेटिव चलाना है, हमें एप्स्टीन फाइल से बचना है, हमें एनर्जी क्राइसिस का जवाब नहीं देना है, हमें विदेश नीति में फेल हो चुके हैं ये नहीं बताना है। तो महिलाओं की यार बेटर होती है। नहीं रत्ना, वो तो विशेष सत्र लेकर आए हैं। अब कोई संसद थोड़ी चल रही, वो तो महिलाओं के हितैषी हैं, महिलाओं के लिए विशेष सत्र लेकर आए हैं। तो हेडलाइन मैनेजमेंट है दुर्गेश भाई साहब, विशेष सत्र ही से तो हेडलाइन बनता है। आप याद कीजिएगा इतिहास, G20 चल रहा था भारत में, अचानक रातों रात विशेष सत्र घोषित करके नारी शक्ति अधिनियम और वुमेन लेड डेवलपमेंट, बड़े बड़े भाषण। क्यों? क्योंकि संसद के सामने देश की पहलवान बेटियों को यही सरकार सड़क पे घसीट रही थी। G20 में SDG 5 जेंडर इक्वलिटी पे चर्चा हो रही थी, मुंह पे कालिक पुता था सरकार के। उस वक्त वुमेन लेड डेवलपमेंट याद आया। जब चेहरा छुपाना होता है तो देश की महिलाएं याद आती हैं। और मुझे सिर्फ इस बात की चुनौती आपके प्लेटफॉर्म से देनी है मोदी जी को कि आइंदा महिलाओं के पीछे मत छुपिएगा। आपकी ये शकुनी चाल। अरे ये मोदी जी को चुनौती मत दीजिए रत्ना बहन, मोदी जी को चुनौती मत दीजिए। अरे रत्ना जी प्लीज, आज राहुल जी ने दिया तो पता चला राष्ट्र को चुनौती पहुंच गई। वो राष्ट्र को चुनौती है। और रत्ना बहन, हम सब राहुल जी के सिपाही हैं। अरे रत्ना जी, मोदी जी को चुनौती देना, राष्ट्र को चुनौती देना है, सेना को चुनौती देना है। आप क्या कह रही भाई? आज मेरे नेता ने संविधान संसद में खड़े होकर पढ़ाया है। अगर थोड़ी सी बुद्धि होगी। अरे मोदी जी 140 करोड़ के प्रतिनिधि हैं, उनको चुनौती देना, राष्ट्र को चुनौती देना है भाई। बीजेपी के लोग ये कहते हैं। बताया गया है कि भारत की जनता देश का प्रधानमंत्री नहीं है, सरकार मतलब भारत देश नहीं है। संविधान नहीं पढ़े बेचारों ने, डिग्री तो आज तक दिखाई नहीं। ठीक है, तो ठीक है। अब दाएं बाएं नहीं, डिग्री पे मत सवाल उठाइए। डिग्री पे बहस हम कर भी नहीं रहे। ममता रतूड़ी की तरफ जाएंगे। ममता रतूड़ी, ये करेंगे ही। जब आप 70 साल पहले की करेंगे तो मैं तो 12 साल का हिसाब मांगूंगी। ठीक है डॉक्टर रत्ना, मैं आऊंगा, मैं डॉक्टर रत्ना मैं आपके पास आता हूँ, लौट के आता हूँ। ममता रतूड़ी जी उत्तर भारत से आती हैं, और अभी हमने दक्षिण भारत के जो प्रतिनिधि हैं रमेश कट्टी जी बीजेपी से, आज हमने बीजेपी के 2 नेताओं को इस कार्यक्रम में जानबूझकर रखा है कि एक दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरी उत्तर भारत की। ममता जी, अगर देखा जाए तो ये सरकार को तो पता ही था कि वो 2/3 बहुमत उसके पास नहीं है,
तो क्या मतलब ये क्यों लेकर संशोधन आए? ये संदेश देना था कि विपक्ष बहुत बेकार है। जिस विपक्ष ने 2023 में इस बिल को पास कराया और आज ये कहा कि नहीं विपक्ष महिला विरोधी है, राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। इस बिल की आड़ में सरकार क्यों छिपी? ममता रतूड़ी जी, सभी को जय श्री राम। नमस्ते। देखिए, वे कहते हैं कि जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसी उसकी सृष्टि होती है। और मैं यहाँ पर देख रही थी कि जो ये मेरी बहनें हैं कांग्रेस की, और ये जो है किस प्रकार से खुश हो रही है कि महिलाओं के अधिकारों का जो हनन किया गया है इस संसद में, मिसकोट मत कीजिए, मिसकोट मत देखिए कीजिए। अभी आप बोल बोलने दीजिए डॉक्टर रत्ना, गलती आप मत कीजिए। मोदी डॉक्टर जी रत्ना, डॉक्टर रत्ना प्लीज, डॉक्टर रत्ना पांडे प्लीज बोलने दीजिए उनको भाई, बोलने दीजिए प्लीज। का विरोध किया गया संसद में। डॉक्टर रत्ना बोलने दीजिए उनको ना, डॉक्टर रत्ना प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए फिर आपको मौका दूंगा, बोलिए। ये गलत बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगी, सॉरी। मैं अपने ऊपर झूठा मिसकोट नहीं सुनूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत कुछ बोले थे, हम फिर भी सुन रहे थे। वो प्रधानमंत्री जी सिर्फ मेरे ही नहीं है, आपके भी है। वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आए, एक बार नहीं लगातार 3 बार, 3 बार से। बांध के रखिए, काम आएगा आपके। डॉक्टर रत्ना जी, वो केवल मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, आपके बोलने दीजिए रत्ना जी, बोलने दीजिए भाई। आप महिलाओं में एक दूसरे को नहीं बोलने दे रही है, बताइए, बोलने दीजिए भाई। आप जबान संभाल के बात कीजिए। अरे भाई लड़िए नहीं, प्लीज 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 प्लीज, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों से, लड़िए नहीं भाई, लड़ने की जरूरत नहीं, अपनी बात रखनी, वैचारिक लड़ाई है। पर्सनल कमेंट किस हैसियत से किया? ठीक है रत्ना जी प्लीज, रत्ना जी अब बोलिए, ममता जी बोलिए। माफी मांगिए। रत्ना जी आप जब बोल रहे थे रत्ना जी प्लीज, रत्ना जी ठीक है, ठीक है। हो और इसी पर हारोगे, ये अपनी रत्ना जी प्लीज, रत्ना जी गलत बात है, गलत बात है, बोलने दीजिए उनको ना। रत्ना बहन जी आप जब बोल रहे थे हम सब लोग चुप थे। बोलने दीजिए रत्ना जी प्लीज बोलने दीजिए, ठीक है। मुझ पर व्यक्तिगत नहीं, आप व्यक्तिगत कोई ना हो भाई प्लीज, मेरा अनुरोध है सभी से, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी ना करे, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। बोलिए ममता जी बोलिए। देखिए, पिछले आपने देखा होगा, आपने स्वयं भी अभी खुद भी बताया कि सबसे ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं को मौका देती है चुनाव लड़ने का। कम से कम हम 10% से ज्यादा सीटें जो है महिलाओं को देती है भारतीय जनता पार्टी। और इसमें जो है माननीय मोदी जी ने विश्वास जताया देश की 50%, लगभग आधी आबादी को 33% आरक्षण देने के लिए। उन्होंने कहा कि यही समय है, सही समय है। देखिए, उन्होंने देखा पिछले जब से 2014 से मोदी जी आए हैं सत्ता में, उन्होंने ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने सबसे पहला कार्य महिलाओं के लिए किया। चाहे वह लाल किला से हर घर शौच की बात हुई, अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए कि शौचालय तक नहीं थे महिलाओं के पास। उन्होंने इस पे ध्यान दिया कि हमारे देश की महिलाएं जो है अभी भी खुले में शौच भी जाती है। उन्होंने हर घर शौचालय की एक बात करी, जनधन खाता खुलाया, 50%। रत्ना जी प्लीज मत बोलिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, मत बोलिए प्लीज बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, बोलने दीजिए भाई, बोलिए प्लीज। रत्ना जी नहीं, रत्ना जी मैं अलाउ नहीं करूंगा, प्लीज बोलिए। अकाउंट्स नहीं, मतलब देश में जो है महिलाओं के अकाउंट्स भी बहुत कम संख्या ऐसी होती थी जो महिलाएं नौकरी करती थी, उन्हीं के अकाउंट रहते थे। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया, जन खाता खुलवाया। 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाई। उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा। सुकन्या समृद्धि योजना हर बच्चे के लिए, हर लड़की के लिए, हर छोटी बच्ची के लिए उसको सम्मान दिलाया उसको, ठीक है। लखपति दीदी करेंगे, ठीक है, बहुत सारी योजना है ममता जी, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन बिल जब ठीक ठाक पास हो गया तो उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी। फिर उसमें राजनीति क्यों खेलने की जरूरत है भाई? उसमें राजनीति की क्या जरूरत है कि संशोधन लाएंगे, पता गिरेगा, ये क्या तरीका है? युद्ध का संकट आया तो अभी महिलाओं पे उन्होंने विश्वास जताया। महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया। उन्होंने हमेशा से बहनों पे, बेटियों पर विश्वास जताया और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि यही समय सही समय है। पिछले सत्र में महिलाओं से खतरा भी हो गया था ममता जी, आपको पता होगा। अभी पिछले सत्र में अभी लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि महिला सदस्य प्रधानमंत्री जी की जो सीट है उसको घेर कर खड़ी हुई थी, उनको खतरा था, इसलिए उन्होंने आने से रोक दिया। तो महिलाओं से खतरा भी था। देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष जी ने बाकायदे ऑन रिकॉर्ड बोले, लोकसभा अध्यक्ष जी बाकायदे ऑन रिकॉर्ड बोले भाई, 11 पहली बार ऑन रिकॉर्ड। ममता जी ऑन रिकॉर्ड लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने अपने कानों से सुना है, आपने भी सुना होगा, रमेश जी ने भी सुना होगा।
भाई ये कहा कि तो एक तरफ वो नारी शक्ति बंधन, एक तरफ नारियों से खतरा, ये कैसे हो सकता है? लोकसभा का स्पीकर उसको कह रही है फालतू है, गजब हो गई भाई गजब। उनको फालतू नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ ये सब इस वक्त फालतू की बातें, इस वक्त आप जो बातें हो रही है ना, आप घुमा के पता नहीं कहाँ से बातें लेकर के आ रहे हैं। बात मतलब आपने ठीक है, अच्छा मैं हरकेश जी की तरफ जाता हूँ। ममता जी प्लीज 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 आपस में लड़िए नहीं भाई, आप लोग लड़िए। ममता जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें, मुझे हरकेश जी के पास जाना। ममता जी जल्दी से बोलिए, ममता जी जल्दी कंप्लीट करिए, अपनी बात रखिए। पहले आप ये डॉक्टर रत्ना जी को चुप कराइए। अरे आप पार्टी का मामला है, दोनों बड़ी पार्टियां, आप जानो, आपका काम जाना है, दोनों लोग आपस में लड़ी लो, फिर हम क्या कह सकते हैं भाई। हम तो निवेदन कर सकते हैं, आप दोनों मेरे लिए समान है। बोलिए ममता जी, रत्ना जी प्लीज आप मत बोलिएगा, ममता जी को बोलने दीजिए भाई, बोलिए। जी पूछिए, बोलिए। मैंने कह दिया, मुझे लगता है कि मेरी बात का वो मान रखेंगी, नहीं बोलेंगी, बोलिए। देखिए बात आ रही थी महिलाओं पे विश्वास की। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी ने जो पिछला कार्यकाल देखा होगा आपने, उसमें 11 केंद्रीय मंत्री जो है वो महिलाओं को उन्होंने विश्वास जताया जी, उन्होंने अवसर दिया। इनके कार्यकाल में क्या रहा, उन्होंने जो है स्वर्गीय हमारी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने ऐसा अहम मंत्रालय उनको दिया, विदेश मंत्रालय, जो कि इन्होंने कभी भी कोई अहम मंत्रालय उनको नहीं दिए अपनी महिलाओं को। आप देखिए वित्त मंत्रालय भी अभी हमारी निर्मला सीतारमण जी संभाल रही है, जो कि एक महिला है। इस प्रकार से मतलब मोदी जी ने देखा कि हर क्षेत्र में महिलाएं जो है, हर मंत्रालय को संभालने की शक्ति उनके पास है। ये देखते हुए वो उन्होंने कहा कि यही समय है, सही समय है, इस वक्त ये जो है ये लेके आ जाना चाहिए, ताकि महिलाओं को और ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। क्योंकि पिछले 3 दशकों से जो है महिलाएं इस चीज के लिए लड़ रही हैं, इसके लिए इंतजार कर रही है कि कब जाके हम लोगों को यहाँ पे संसद में हम अपनी बात को रख पाएंगे, कब मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग जो अगला वाला डिलिमिटेशन आएगा उसमें आप लोग सांसद विधायक बने, मेरी शुभकामनाएं। हरकेश बहादुर जी, इस बिल को जरा परिभाषित करिए, विश्लेषण करिए इसका। जब सरकार को पता था कि 2/3 हमारे पास नहीं हो रहा है मामला, फिर क्यों लेकर आई? और क्या दक्षिण के राज्यों को लग रहा था कि उनकी हकमारी हो रही, इसलिए वो ज्यादा सतर्क हो गए? देखिए, चालबाजी के जरिए, तिकड़म के जरिए, धोखाधड़ी के जरिए राजनीति कैसे की जाती है, अगर उससे किसी को सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी से वो सीख सकता है। क्योंकि हम लोगों को नहीं सीखना है बाकी लोगों को, इसलिए हम लोगों को इस बात से परेशानी होती है। सबसे ज्यादा नुकसान मोदी जी ने महिलाओं को, उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। क्यों पहुंचाया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब 2023 में बिल उन्होंने पास किया तो क्या उनको कठिनाई हो रही थी कि 543 के सदन में 1/3 181 सीटें रिजर्व कर देते? उसी समय कौन सी कठिनाई हो रही थी? और आज भी अगर ये स्थिति है तो आज क्यों नहीं कर सकते हैं? ये डिलिमिटेशन का जो बिल लाया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और ये साजिश को चूंकि अपोजिशन ने समझ लिया, इसलिए उसने विरोध किया। अपोजिशन रिजर्वेशन का, महिलाओं की रिजर्वेशन का विरोध थोड़े कर रहा है, वो तो कह रहे हैं कि दे दीजिए। हरकेश जी, अपोजिशन का तो नुकसान हो गया। हरकेश जी, अपोजिशन का तो नुकसान हो गया। नहीं, वो नुकसान करने के लिए ही तो लाए थे, ये जानते थे कि पास तो होगा नहीं। तो जो चुनाव हो रहे हैं बंगाल में, अपोजिशन ने दीवार में सर दे मारा क्या, जाके खुद ही लड़ के आ जाओ। देखिए, जनता और महिलाओं को जो सही मामले में विवेक सम्मत लोग हैं, उनको समझ में आ रहा है कि क्या किया जा रहा है। एक्चुअली ये सब पॉलिटिकल तिकड़मबाजी है, राजनीति के लिए। इनको मालूम के पास नहीं होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, डिलिमिटेशन का एक कमीशन बना हुआ है पहले से, उसके काम में सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। उन्होंने बाकायदे कानून ला करके डिलिमिटेशन कमीशन के अधिकारों में एक तरह से हस्तक्षेप करके एक नया कानून बना करके डिलिमिटेशन करना चाहते थे। वो ये इन्हें मालूम भी था कि ये पास नहीं हो पाएगा, फिर भी ये ले आए, खाली इसलिए दिखाने के लिए कि जो चुनाव अभी हो रहे हैं, जब वो बिल गिर जाएगा तो हम जाकर के लोगों को बताएंगे कि देखिए सब विरोध कर रहे हैं। अच्छा, विरोध वास्तव में किसी ने नहीं किया, सबने कहा कि हाँ भाई दे दीजिए 543, आज भी दे दीजिए, आज ही कर दीजिए, आज घोषणा कर दीजिए, कौन रोके हुए है? 543 में बहुत फर्क है आप लोगों के। सुनिए, आपने तो जो बातें कही उसका अगर मैं जवाब देने लगूंगा तो आप छोड़ के यहाँ से चले बोलिए। अच्छा देखिए, उसमें मत जाइए। वो तो महिलाओं के साथ जो हुआ है, वो पहलवान लड़कियों से लेके, बिल्किस बानो से लेके और वो BHU की लड़की तक, उसकी कहानी बताऊंगा तो आप नहीं रुक पाइएगा, यहाँ से चले जाइएगा, छोड़िए, उस पर मत जाइए। अभी जो स्टेन फाइल में मत पढ़िए, सुनिए। इसमें जो ये बात है मुख्य रूप से वो ये है कि 543 में 181 ये कल घोषणा कर सकती है सरकार, अध्यादेश ला करके घोषणा कर दे, नहीं करेंगे।
क्योंकि इनको इस चुनाव से केवल बेनिफिट लेना है। और डिलिमिटेशन कितना धोखाधड़ी की बात थी। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा नुकसान अभी वो कट्टी साहब बोल रहे थे ना, वो तो तमाम इधर उधर की बातें कर रहे थे। सीधी बात पर आइए ना, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जरा इसका जवाब दें कट्टी साहब। तमिलनाडु की सीटें इस समय 39 हैं। अगर 50% बढ़ा भी दिया जाए तो 60 सीट होगी। लेकिन वास्तव में जो फार्मूला ये अडॉप्ट कर रहे हैं उससे वो सीट केवल 46 तक रह जाएगी। और उत्तर प्रदेश की सीट जो है 80, वो 120 जाएगी 50 के हिसाब से, और जो फार्मूला बना रहे हैं उससे वो 140 या 139 तक चली जाएगी। तो आज की तारीख में अगर तमिलनाडु और यूपी की सीट में 80 और 39 के फर्क से जो जो अंतर आ रहा है, वो इनके उस फार्मूले से अगर होगा तो 146 और 139 और 46 के बीच का गैप आएगा। तो ये गैप कितना बड़ा गैप होगा आप देखिए। तो ये लोग चाहते ये हैं कि उत्तर भारत की सीटों को बढ़ा दिया जाए, और यहीं से हम इनको मालूम है कि इनको साउथ से तो सीट मिलने वाली है नहीं ज्यादा। तो इसलिए बेहतर है कि नॉर्थ से ही हम लेकर के और 2029 का चुनाव जीत लें। ये इनकी मंशा थी जो छिपी हुई, जिसे मैंने कहा ना, धोखाधड़ी, तिकड़म और तरह तरह की चालबाजियां। तो ये सब चीजें करके लोगों ने इसको समझ लिया, और खास तौर से इसका विरोध सबसे ज्यादा साउथ से हो गया। तो अब उसमें इनको भागने का भी था, इसलिए ज्यादा मैनिपुलेशन भी नहीं कर पाए। सोचे कि अच्छा ठीक है, गिरेगा तो कम से कम इस चुनाव में लाभ उठा लेंगे। तो साउथ और नॉर्थ के बीच का एक गैप भी खुद क्रिएट कर रहे हैं, और इस तरह का गैप क्रिएट करना देश की एकता और अखंडता के लिए भयंकर रूप से खतरनाक है। हरकेश जी, और ये काम भारतीय जनता पार्टी, मैं एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। हरकेश जी, अमित शाह ने कहा कि मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वो कह रहे हैं कि जितना अधिकार उत्तर का है उतना ही अधिकार दक्षिण का है। अमित शाह ने सदन में कहा रहे हैं, जब जो कहते हैं नहीं कहा तो था 15 लाख आएगा, 2 करोड़ का हर साल रोजगार मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। मैं आता हूं, कितना शोर हो रहा था ये डॉलर और रुपए के बीच के, जब जो 58 रुपया हो गया था। तब आप बहादुर जी, आप गरीबी हटाओ करके कितना चिल्ला रहे थे, कितना बरस आपने रूल किया। सुन लीजिए, आज डॉलर का दाम 93-94 रुपए तक पहुंच रहा है। अब प्रधानमंत्री की साख नहीं गिर रही, उसे मनमोहन सिंह की साख गिर रही थी। मनमोहन सिंह, जिसको कि संसार के सारे बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी मीटिंग्स में सीधे बोला है। एशियान के अंदर जो वहाँ का सिंगापुर का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा कि आज विश्व के सबसे ईमानदार लोगों में ये माने जाते हैं। ओबामा ने उन्हें अपना गुरु तक डिक्लेयर किया हुआ था। ऐसे आदमियों को तो आप बेइज्जत करने की कोई कमी तो छोड़ी नहीं। आज वो इस धरती पर है नहीं, लेकिन एक बात कह गए थे कि जब नरेंद्र मोदी बनेंगे इस देश के प्रधानमंत्री, तो इस देश के लिए बड़ा डिजास्टर्स होगा, और वो आज सब प्रूव हो रहा है। ठीक है, वही डॉलर। ठीक है। रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए रमेश जी। एक तो जो तमिलनाडु का उन्होंने उदाहरण दिया, रमेश कट्टी जी। विक्षेप में मैं नहीं जाना चाहता, मैं कुछ बातें और कह देना चाहता हूँ। जल्दी से बोलिए, टू द पॉइंट हरकेश जी। यहाँ डिलिमिटेशन, हाँ, डिलिमिटेशन का मतलब सिर्फ यही था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, केवल नॉर्थ से सीटें लेकर के ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं 2029 में भी। इसीलिए सारा खेल कर रहे थे। ये सोचे थे कि अगर ये नहीं होगा तो दूसरा कम से कम बंगाल चुनाव के लिए। अब देखिए, आज ही से प्रचार शुरू हो गया, नहीं हो गया। संसद की सीढ़ी पर इनके पार्टी की महिला सांसदों ने प्रदर्शन किया ना, ये तो यही इनका एजेंडा था। तो नहीं, उधर से अगर कुछ कर पाएंगे तो इधर से करेंगे। तो ये सारी चीजें तिकड़ा व धोखाधड़ी, तो हरकेश जी माला जपने के लिए थोड़ी हैं, पॉलिटिक्स करेंगे, नेता हैं, राजनीति करने के लिए तो आए हैं ना। इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को, ना बीजेपी जप रही है, माला थोड़ी जप रही है। चौहान साहब, दुर्गेन जी, इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों का मन साफ होना चाहिए, वाणी साफ होनी चाहिए, कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये सारी अब देखिए, अब नहीं कह सकते आप, हमारे प्रधानमंत्री जी के आचरण से ये चीजें दूसरे लोग सीखते हैं। हरकेश जी देखिए, इधर प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया है। राहुल गांधी से वो बात करते हैं, अखिलेश यादव को मित्र बताते हैं अपना। अब क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी के घर खाना खाने चले जाएं वो? ये सारी बातें मित्र वगैरह तो कह ही रहे थे सारी, लेकिन नहीं, राहुल गांधी अभी कहीं अभी संसद में ही, संसद के बाहर ही वो प्रधानमंत्री जी आए तो रुके, राहुल गांधी दोनों में राम जुहार हुई, नमस्ते हुई, काफी देर तक बात करते रहे। ये तो शिष्टाचार है, तो करना भी चाहिए। पहली बार दिख रहा ना हरकेश जी, पूरे इतने दिनों बाद पहली बार ये शिष्टाचार दिख रहा दोनों के बीच में। तो कुल मिलाकर शिष्टाचार होना चाहिए राजनीति में, और राजनीति तभी सुचिता की हो सकती है जब शिष्टाचार हो, मन साफ हो,
और अपने विरोधी के लिए भी मन में कोई मलाल ना हो। एक ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर गया है, इसमें किसका घाटा है, किसका फायदा है, और इसी पर हमारी चर्चा है। सीधे रुख करेंगे कांग्रेस के नेता डॉक्टर रत्ना की तरफ। रत्ना जी, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, लेकिन अभी भी जैसा कि अभी आपने तस्वीरें देखी कि अब इसको एक राष्ट्रीय मुद्दे की तरह भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक मुहिम की तरह इसको शुरू करेगी, और जाहिर सी है जैसा अभी तमाम वक्ता इस बात को कह रहे थे कि इसमें बीजेपी को, दीप्ति सिंह ने भी इस बात को कहा कि बीजेपी को एज मिलेगा। ये मुझे लगता है एक अपरिपक्व सोच है कि राजनीतिक फायदा मिलने जा रहा है। मोदी जी का चेहरा ओबीसी विरोधी बन के पूरी तरह खुल्लम खुल्ला सामने आ गया। अरे उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी हूँ, उन्होंने कहा मैं ओबीसी हूँ, लेकिन मैं सबका ध्यान रखता हूँ। सदन में कहा उन्होंने इस बात को। आपको याद होगा 2014 में अमित शाह जी ने कहा था कि कांग्रेस ने इनको ये सर्टिफिकेट दिया है कि ये अति पिछड़ा है, तो कांग्रेस तो उनकी जाति निर्धारित करती है ना। तो खैर मोदी जी के बारे में नहीं, अमित शाह जी ने भी कहा, अमित शाह जी ने कहा नेहरू जी ओबीसी विरोधी, इंदिरा जी ओबीसी विरोधी और राजीव जी, तीनों प्रधानमंत्री ओबीसी विरोधी रहे। आज अमित शाह ने कहा इस बात को लोकसभा में। अमित शाह जी संसद में खड़े होकर कितनी बार झूठ बोल चुके हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है। आज के झूठ की इसलिए बात नहीं करूंगी कि सारी चर्चा निरर्थक हो गई। यही होना था, यही हो गया मेरे पास। अब जो खत्म हो गई चीजें, हाँ, डिलिमिटेशन में ये बोलना चाहती हूँ। रोड मैप तो भाई साहब मोदी जी आपने बनाया था ना कि इसके आरक्षण, ये शक्ति अधिनियम लाने के बाद जो पहली जनसंख्या होगी, जनगणना होगी, वो मानी जाएगी, उसके बाद का परिसीमन। तो आप अपने बनाए हुए रोड मैप से पीछे क्यों हट गए? यहाँ उपस्थित सब व्यक्ति ने ये कहा और आपने भी इसको शामिल किया कि क्या दिक्कत है मोदी जी को 543 पे ही महिला आरक्षण दे देने की। मैं बताती हूँ, मानसिकता ही नहीं है, ये पैट्रियार्की खेली जा रही है। पुरुषों का अधिकार कम ना हो इसलिए पहले सीटें बढ़ाओ, तब महिलाओं को हक देंगे। ये वाला खेल खेलना था, वरना 543 में आज दीजिए ना, कौन रोक रहा है? क्यों आप भूतकाल की सारी गलतियां दोहराते हैं और ये याद दिलाते हैं कि ये नेहरू जी ने किया था, लेकिन मैं उससे ज्यादा बुरा आज कर रहा हूँ। भाई तुम तो सुधारने आए थे ना, सुधारो। क्यों मुझे 2023 में 543, क्योंकि पुरुषों की खत्म हो जाएगी। ये वो मानसिकता है सावरकर की कि महिलाओं को दे ही नहीं सकते आगे आने का मौका। ठीक है रमेश जी, पीछे जब चुपना होगा, ठीक है ठीक है डॉक्टर बहन जी, आपने प्रूव कर दिया महिलाओं को कौन है आगे नहीं। तो आज अगर आपने पढ़ा हो, डिलिमिटेशन कमीशन बनाने का जो विधेयक था वो ऑटो सरेंडर कर दिया गया, क्योंकि उसमें तो इंटरेस्ट था ही नहीं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। जैसे ही ये वाला मेन नारी वंदन अधिनियम गिरा, वैसे ही बाकी दोनों को ऑटो के सरेंडर करा दिया गया, क्योंकि सरेंडर न्यू नॉर्म्स है भारत का। रमेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, प्लीज इधर उधर मत जाइए, इसी विधेयक पर रहिए। जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं बार बार इस बात को लेकर कि इसी विधेयक पर बोलिए। रमेश जी रिस्पॉन्ड करिए। विधेयक पर बोल रही हूँ, इसके साथ के दो सबऑर्डिनेट विधेयक जो यूटीज के लिए था, यूनियन टेरिटरीज के लिए था और परिसीमन के लिए था, उन दोनों पे तो गिनती भी नहीं, वोटिंग ही नहीं हुई, ऑटो सरेंडर। रत्ना जी अब रिस्पॉन्ड करने दीजिए भाई। रत्ना जी, अरे रमेश जी के हिस्से का आप मत बोलिए भाई, बोलिए रमेश जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, नेहरू जी विरोधी थे ओबीसी का, इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे, अभी वही रास्ते पे अभी राहुल गांधी भी जा रहे हैं। ऐसी बात पुराने लोगों को नहीं करनी चाहिए जो आप कर रहे हैं। पुराने जो लोग पुरानी जो सच है वो बात कर रहा हूँ। महिलाओं को, देश का महिलाओं को हक मिलता है, तो आप सपोर्ट क्यों किया? देश को मोदी जी का क्लियरली, फ्रीडम स्ट्रगल का कोई भी नेता मोदी जी दिया हुआ वादा निभाने के लिए बिल रखा था। रत्ना जी रुकिए, रत्ना जी मोदी जी ने वादा जो दिया है। अरे भाई रमेश जी को बोलने दीजिए ना, जवाब तो देने दीजिए।
अब जैसे वो बोलते हैं आप लोग रिस्पॉन्ड करने लगते हो। बीजेपी का जो वादा था, ये बताया ना, मंडल कमीशन को मनमोहन सिंह सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, शिक्षा में आरक्षण 27% ओबीसी को नहीं दिया। मंडल कमीशन, हाँ ये भी कहा कि मंडल कमीशन बीपी सिंह ने लागू किया, कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी नहीं लागू किया, ये बात भी आई। बीपी सिंह ने लागू किया। मंडल कमीशन को रैशनलाइज करके लागू करने का काम कांग्रेस के और आपको मंडल कमीशन को आपको साथ देना ही था, उधर अलग रास्ता नहीं था आपको, इसलिए आपने सपोर्ट किया। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, आप लोग जरा शांत हो जाए। मैं दीप्ति सिंह की तरफ जाऊंगा। दीप्ति सिंह, अभी जो इस विधेयक पर वोटिंग के बाद दोनों ऑटो सरेंडर हो गए, ये क्यों हुआ? देखिए कैलकुलेटिव मूव था, आप समझिए, जिसमें कि पहली बार ये बखेड़ा करने वाली बात आ गई। 543 से बाहर निकल के आप उसके बाद और भी ज्यादा सीटों की बात कर रहे हैं और उसी में साथ में आप परिसीमन जोड़ देंगे, तो आप किस तरीके से लोगों के अंदर संतोष डालेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात ये है कि आज मीडिया के जमाने में लोग जो सोशल मीडिया और बाकी मीडिया से नॉलेज और न्यूज ले रहे हैं, उनको पूरी बात पता ही नहीं है। ज्यादातर लोगों को, आज मैं जहां से आई हूँ वहां मैं यही सुन रही थी कि आज महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया ऑपोजिशन ने। अब आप ये सोचिए किसके माथे ये ठीकरे फूटे, क्योंकि नॉलेज कम है लोगों को या पूरी बात पता नहीं है। परिसीमन क्या है? अरे प्लीज रत्ना जी अब बोलने दीजिए। रत्ना जी गलत बात। देखिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आई एम नॉट हियर टू आंसर यू। रत्ना जी प्लीज रत्ना जी भाई गलत बात। रत्ना जी नो रत्ना जी प्लीज। देखिए वो आपके बीच में नहीं बोल रही, आप उनके हिस्से का मत बोलिए, आप सुनिए और फिर रिस्पॉन्ड करिए। बोलिए दीप्ति सिंह, बोलिए। All the entire debate. This is not the way. This is not the way. Totally मैं आपको मना कर रही हूँ। अरे भाई बोलिए, आप दोनों लोग अंग्रेजी बोल रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हैं। सुनने की ताकत नहीं है। This is the issue with you. If you people are becoming blind, I am not going to listen. No, you don't. You are not here only. You are not here to say anything. It is not totally up to you. Everybody is here. Everybody can speak other than you. You are going to नारी शक्ति हम लोगों ने मान लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नारी ने प्रूव कर दिया अपनी शक्ति, लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़िए मत आपस में। This is debate and everybody is रत्ना जी प्लीज। अरे भाई रत्ना जी आप क्यों ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? Not the way. जब आप बोल रही हैं तो हर कोई सुन रहा है, आपको भी सुनना चाहिए। गलत बात रत्ना जी, मैं आपके साथ नहीं हूँ इस विषय पे। डिबेट में इस तरीके से कंडक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। दीप्ति सिंह बोलिए विषय पे आइए। दीप्ति सिंह विषय पे आइए। दीप्ति सिंह ठीक है, दीप्ति सिंह विषय पे आइए। ठीक है आप आइए, बोलिए दीप्ति सिंह, बोलिए। बस हमारा यही है कि जिस तरीके से इसको सोशल मीडिया में या न्यूज में लाया जा रहा है, उससे नुकसान ऑपोजिशन का है, इसको माने या ना माने। बिकॉज जिस तरीके से ऑपोजिशन आज सामने आई, लोगों को ये लग रहा है कि महिला आरक्षण बिल पे काम नहीं होने दिया ऑपोजिशन ने, जबकि बात कुछ और है, जबकि सिचुएशन इंटरनल कुछ और थी और जिस वजह से ये सारा आज बिल ड्रॉप हुआ और बिल नहीं पास हो पाया। लेकिन लोगों की नॉलेज और समझ को कहां से लाएंगे जब आपको पता है कि सारी मीडिया कैप्चर्ड है और उसी हिसाब से बाहर जिस तरीके से आज संसद के बाहर महिलाओं का जो हुजूम लगा हुआ और जिस तरीके से वो नारेबाजी कर रही हैं और ये न्यूज में चारों तरफ दिखा रहा है। आपको क्या लग रहा है घर बैठी हुई महिलाएं ये क्या देखेंगी, क्या सुनेंगी? वो तो समझेंगी कि भाई बीजेपी सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा कर रही थी, ऑपोजिशन नहीं करने दिया। नुकसान इसीलिए मैंने कहा कि कैलकुलेटिव था, ये कैलकुलेटिव मूव था और इसमें दोनों ही साइड से नुकसान ऑपोजिशन का ही हुआ है। ऑफ कोर्स पढ़े लिखे तबके हैं, लेकिन वो कितना इफेक्ट डाल पाते हैं मोदी जी के अगले चुनाव में, वो देखने की बात होगी। पर मुझे ये लगता है कि आपके आने वाले जो गेस्ट हैं उनमें शुरू में ही उनका लिमिटेशन बांधना चाहिए कि लेट एवरीवन स्पीक, तभी हम लोग इस डिबेट को कंप्लीटली लेकर कहीं कंक्लूजन तक जा पाएंगे। आई फील लाइक दिस इज वेरी डिमीनिंग। मतलब हम लोग यहाँ बैठे हैं, जब वो बोल रही हैं हम चुप रह रहे हैं, जब हम लोग बोल रहे हैं तो वो पूरा ओवर पावर हो रही है। दिस इज नॉट द वे। Whosoever is she, I don't care, but मुझे ये लगता है कि इस तरीके से आने वाले टाइम पे इस तरीके से धन्यवाद। ठीक है भाई, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक लिमिट, यहाँ भी डिलिमिटेशन नहीं, लिमिटेशन होना चाहिए। यहाँ डिलिमिटेशन है, दिक्कत है। ठीक है, हमारे साथ ठीक है दीप्ति जी, रत्ना जी ठीक है। दीप्ति जी, रत्ना जी, दो और मेहमान आ गए। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे भाई लड़ाई झगड़ा बंद करो भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक बात नहीं। हाँ नो डॉक्टर रत्ना, आज आप लड़ने के मूड में आइए क्या? आप किसी को
डॉक्टर रत्ना, आप लड़ने के मूड में आई, पूरा समय लड़ने झगड़ने में चला जा रहा है, कोई बात ही नहीं हो रही है। आवाज बंद कर दीजिए भाई, मैं माफी के साथ में आवाज बंद करा रहा हूँ, माफी के साथ में प्लीज मैडम। और सारे प्लीज 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 मैडम, हम लोग तो बस ऐसे ही आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए, ये बर्दाश्त से बाहर है, बेकार बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उन्होंने भारत के नागरिकों को अनपढ़ कैसे कहा? ठीक है, ठीक है, कहाँ अनपढ़ कहा? मैंने कहा कुछ अरे तबके के लोग। भाई रत्ना जी समझ नहीं पा रही वो क्या कह रही हैं, अनपढ़ नहीं कहा उन्होंने कहा कि जो स्थिति है, उन्होंने ये नहीं कहा, आप समझने की कोशिश करिए, आप समझ ही नहीं रहे उस बात को। डिबेट पे नहीं बैठते, वो नहीं कह रही हैं। आपकी तरह भी आके नहीं बैठते, आधा अधूरा ज्ञान लेके अरे भाई माफ करो भाई, अब मान जाओ रत्ना जी, मान जाओ, ठीक है। महेंद्र सिंह की तरफ जाएंगे, ठीक है दीप्ति जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हुई मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक। बोलिए महेंद्र सिंह, वास्तव में जो सारी चीज़ें हैं वो बड़ी गंभीर हैं, और क्या सरकार ने जानबूझकर, उसको पता था कि जाहिर सी बात है 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाएगी, उसके बाद ये जैसा अभी दीप्ति सिंह कह रही थी कि एक बाकायदे ये ट्रैप था कि विपक्ष को फंसाओ? जी बिल्कुल, लग तो आज की सारी चीजों को देखते हुए अगर वाकई देखा जाए तो लग तो ऐसा ही रहा, क्योंकि राजनीति में कोई देखे इतना सामान्य बात नहीं है कि आपको अपना अंकगणित ना पता हो लोकसभा में और राज्यसभा में कि कितना है, और जब आप अचानक एक बिल लेकर के आते हैं जिसमें कि 2/3 बहुमत की जरूरत है और आपके पास नहीं है, और आप विपक्ष को इतना कन्विंस करने की कोशिश पर आप भरोसा रखते हैं कि हम विपक्ष को कन्विंस कर लेंगे और ये पास करा लेंगे, तो निश्चित तौर पर लगता है कि ये विपक्ष को घेरने की एक सोची समझी एक रणनीति, और अब सफल हुए कि नहीं हुए ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि विपक्ष को कितना काउंटर कर पाएगा या अपने आप को कितना बचा पाएगा, या सत्ता के बीच में कैसे वो करेगा अपनी बातों को। लेकिन निश्चित तौर पर एक रणनीतिक तौर पर बीजेपी ने ये बिल पेश किया, वरना इसमें कोई जिस तरीके से पहले जब डिसाइड हुआ था, कभी बिल पास हुआ था कि ना हो जाए और हो जाए तब डील के बारे में बात होगी, तो उसमें अचानक से रुख में का कोई मतलब नहीं है। और अगर इसको विश्लेषण इस तरीके से किया जाए कि बीजेपी के कुछ जो इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए हैं और जो उसमें पाया गया है कि महिलाएं बीजेपी को ठीक ठाक अच्छे परसेंटेज पे वोट कर रही है, और ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। खासतौर पर बंगाल चुनावों को अगर देखा जाए तो बंगाल में महिलाएं ज्यादा जागरूक हैं तमाम, और दूसरी और ज्यादा वोकल भी हैं, कल्चर को लेकर के भी और राजनीति को लेकर के भी, तमाम चीजों को। और बीजेपी वहां पर बिल्कुल एज पे है। पिछले चुनावों के अगर वो देखे जाएं, रिजल्ट्स देखे जाएं, जिस तरीके से इनका ग्रोथ रहा है, बढ़ा है वहां पर वोट परसेंटेज में, वो उनको सत्ता की तरफ ले जा रहा है। तो अब कुछ अगर इस बिल से और इस बिल के पास ना होने से अगर ये दिखाया जा सके कि टीएमसी और कांग्रेस ये महिलाओं के खिलाफ वाली पार्टियां हैं, ये महिलाओं को उस नजरिए से नहीं देखती जिस नजरिए से बीजेपी देखती है, तो शायद उनको अगर इसमें थोड़ा सा भी एज मिल जाता है, महिला वोटर्स शिफ्ट हो जाती है, तो पॉलिटिकल लाभ ये बीजेपी को हो सकता है। मेरा लेकिन महेंद्र सिंह, शायद इसी को देखते हुए महेंद्र सिंह, मेरे मन में बात आ रहा है कि भाई इतने वर्षों में मोदी जी की सरकार में आज तक कोई बिल गिरा नहीं, तो क्या मानसिक बूस्टअप विपक्ष को नहीं मिलेगा? वो कहेगा गिरा दिया, सरकार को पटक दिया, भले ही सरकार है, लेकिन मानसिक रूप से तो बिल तो धड़ाधड़ दिन में हम 8-8, 10-10 पास हो रहे थे, अब ये बिल गिर गया, तो एक मानसिक रूप से तो कहीं ना कहीं विजय की स्थिति में जरूर वो विपक्ष अपने आप को देख रहा होगा। ये कैलकुलेटेड रिस्क है बीजेपी का, मैं फिर कहूंगा ये चुनाव के दौरान ये कैलकुलेटेड रिस्क है। उनको भी मालूम है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और विपक्ष कितना कन्विंस कर पाएगा, विपक्ष की कितनी कन्विंसिंग पावर है, विपक्ष के पास कितना तंत्र है जिससे कि वो जनता को कन्विंस कर पाएगा। ये बीजेपी को कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि वो कितना कन्विंस कर पाएंगे और विपक्ष कितना कन्विंस कर पाएगा, नहीं तो ये रिस्क नहीं लेते। और ये ऐन मौके पे रिस्क लेने का मतलब ही यही है कि बंगाल के चुनाव में थोड़ी सी एज अगर मिल जाए तो शायद चुनाव का रिजल्ट कुछ दूसरा हो सकता है, मेरा ये आकलन है। वरना इस समय चुनाव के बाद भी आ सकता था बिल,
अगर इसका कोई महेंद्र लाभ सिंह बंगाल के प्रचार को अगर आप देखें तो जितनी भी वायरल महिला नेता हैं वो सब टीएमसी के हैं। आप देखो दनादन झोंके पड़ी हैं, बिल्कुल क्या भाषण जगह जगह वो दे रही हैं, है ना। तो आप देखो तो कहीं ना कहीं महिलाओं पे ममता दीदी का भी एक तगड़ी छाप है। तो ये कहीं मिस कैलकुलेशन तो नहीं हो सकता। मैं कोई जबरदस्ती आपसे ये नहीं कहलाना चाहता कि मिस कैलकुलेशन है, लेकिन ये मेरे मन में बातें आ रही। और ये अब रिजल्ट पे पता चलेगा दुर्गेन जी, हो भी सकता है, लेकिन चूंकि अब बीजेपी के पास और क्या बचा है वहां पर, कैसे जीतेगी चुनाव। जो ताकत लगानी थी वो लगा लिया, वो जैसे भी मुद्दे उठाने थे उठा लिए। अब ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं और उनकी अच्छी धाक है, पकड़ है, कल्चर की बात कर रही हैं। उन्होंने चुनाव को बदल दिया। इस बार का चुनाव बंगाल का कल्चर पे आ गया। फूड को उन्होंने कहा कि कल्चर है, देखिए, और सही में ये एक बात है कहीं का भी, तो उसको नैरेटिव उन्होंने चेंज कर दिया। नैरेटिव अब इस तरीके का नहीं है। तो अब आप कहाँ से अपने आप को थोड़ा सा भी आप एज में लाने के लिए क्या करेंगे? कुछ तो ये नहीं मिलता है तो ठीक है, वो तो हार है तो है ही। और अगर मिल गया इसका आप सोचिए, अगर इसके सकारात्मक परिणाम हो गए तो बहुत बड़ी जीत है। विपक्ष कितना भी कहता रहे कि हमने गिरा दिया, पटकनी दे दी संसद में, इससे कोई फरक नहीं पड़ता। 4 दिन बाद भूल जाएंगे। बहुत डेयरिंग मूव है बीजेपी का, बिल्कुल। और मैं ये जो पहले भी कहता था कि जैसे मैं कहता था कि ये ही सरकार लाएगी जो जाति आधारित जनगणना है, और वो लाए मोदी जी। तो जाति आधारित जनगणना का नैरेटिव भी बीजेपी अपने पक्ष में ले जाएगी। शायद विपक्ष उतना वो फैला ना पाए अपनी बात को कि हम मांग कर रहे थे। इस तरीके से हो सकता है इसको, ठीक है, इस चुनाव के बाद तो रिजल्ट आए, सब लोग इनको जान गए हैं कि क्या नैरेटिव बीजेपी अपनी तरफ ले जाए, क्योंकि तंत्र जिसका मजबूत है, नैरेटिव उसका ज्यादा तेजी से फैलता है और ज्यादा लोग बिलीव करते हैं। यही बात अभी दीप्ति सिंह कह रही थी कि भाई मीडिया वही सब कुछ दिखा रहा जो बीजेपी चाहती है। अभी वही बात वो कह रही हैं। उस पर शायद रत्ना जी वो समझ नहीं पाई हैं, नाराज हो गई, जो भी मसला रहा हो। श्रीकांत जी हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, इतनी देर की चर्चा हम लोग लगभग इस बिल पर कर चुके हैं। वास्तव में इसका चुनाव में कोई असर देख रहे हैं? चूंकि आप लगातार देश भर में घूम घूम कर चुनाव कवर करते रहते हैं, आने वाले राज्यों के चुनाव में किसका घाटा? नहीं, ये बिल के बारे में एक बात कहना चाहूंगा जी। बीजेपी को इसमें कोई घाटा नहीं है और कोई नुकसान फायदा भी नहीं है, क्योंकि इस बिल से चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसी उनकी नीति है। देखो, आज बिल पास होता था तो ये कहते थे हमने कर दिखाया, कल वो कहेंगे ये देखो ये विरोधी पार्टी है, तो सर यही महिलाओं तो के खिलाफ, यही तो फायदा है सर ये। लेकिन जनता भी समझदार है, जनता भी समझदार है, देख रही है। 2023 को जब ये महिला के आरक्षण का बिल पास हुआ था तो फिर उसमें ये परिसीमन की बात जोड़ने की क्या जरूरत क्या थी? आज लोग पूछ रहे हैं, बता रहे। मैं इस डिबेट के पहले जो बात की थी उसे ऋषिकेश जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है, क्योंकि ये बिल को सीधी सादी बात थी। महिला आरक्षण बिल जो 23 में पास हुआ था, उसके ऊपर ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं, किसका विरोध भी नहीं था, फिर भी उन्होंने लिखा है। कल ये लोग विरोधियों के बारे में ढोल पिटेंगे और कहेंगे कि ये देखो विरोधी पार्टी वाले लोग, लेकिन लोग समझदार है। एक बिल ये लाने में भी एक इतनी गड़बड़ करने की क्या जरूरत थी? अभी पश्चिम बंगाल के, केरला के, तमिलनाडु के अभी चुनाव बाकी है, तो इतनी गड़बड़ क्यों थी? इसके बाद में भी लाया जा सकता। संदेश देना है कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, यही संदेश देना है। जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि यही संदेश देना है कि भाई वास्तव में विपक्ष का सीधा आरोप है कि भाई महिलाओं का कोई हित वित नहीं है। अगर महिला हित की बात थी तो 2023 में जो बिल लाए थे महिला आरक्षण का, उसको सभी ने समर्थन दे दिया। लेकिन अब यही है, 3 राज्यों में सरकार आए, महिलाओं में संदेश जाए, और खासतौर पर बंगाल में, इसीलिए ये नारी शक्ति संशोधन बिल आ गया। गिर गया तो विपक्ष दोषी, पास हो जाता तो सत्ता पक्ष की जय जय। देखते हैं क्या होता है। एक ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, सीधे मनीष शर्मा की तरफ रुख करेंगे, राजनीति विशेषज्ञ तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल है। मनीष शर्मा, ये
सब कुछ जानते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल मूव ठीक है क्या? असल में क्या होता है ना कि आपका जब खराब दौर होता है, जब आप बहुत संकट में होते हैं तो आपका हर दाव आप उल्टा ही पड़ जाता है। अगर उसको मुहावरे में कहें तो माया मिले न राम या घर का न घाट का, ये जो पूरा कोशिश हुई है, ये तो उनको पता ही था कि ये बिल पास नहीं होगा। तात्कालिक तौर पर लग रहा था कि महिला प्रश्न को एड्रेस करेंगे। इसको जिगरे वाली राजनीति नहीं कह सकते मनीष शर्मा, इसको जिगरे वाली राजनीति नहीं कह सकते इसको। नहीं, ये हताशा की कार्रवाई, ये हताशा की कार्रवाई इसलिए है कि अभी बंगाल जैसे राज्य में महिला प्रश्न को कोई हल ही नहीं कर सकता है, ममता के खिलाफ कर ही नहीं सकता, ये संभव नहीं, असंभव है। वहां वो केवल महिलाओं की नेता नहीं है, उन्होंने दर्जनों बहुत पॉपुलर लीडर भी तैयार किए हैं वहां पे, जिनकी रैलियों में वो खुद बड़ी लीडर है। तो वहां महिलाओं को हल नहीं कर सकते थे ये। लेकिन होता है ना, जब खराब दौर होता है तो आप आपके हर दाव उल्टे पड़ते हैं। तो महिला प्रश्न नहीं हल होगा, लेकिन उसके साथ दो प्रश्न और जुड़ गया दुर्गेन जी। उसके साथ एक दक्षिण भारत के प्रति पहले से एक भाजपा बदनाम थी, हेट उसके खिलाफ था उनका, अब वो अस्थाई ले लिया, अस्थायित्व ले लिया। बीजेपी एक स्थापित हो गई दक्षिण भारत विरोधी पार्टी के बतौर, स्थापित हो गई। मतलब अब केरला में, तमिलनाडु में ध्वस्त हो जाएगी बीजेपी, इस बात को समझना है। तीसरा ये समझना है कि ओबीसी का सवाल गले की हड्डी बन गई। अब ये जो महिलाओं के आरक्षण में जो सवाल, यूजीसी का जो उससे पीछे हटने का सवाल चल रहा था, जात जनगणना में जाति का सवाल नहीं आया, तो ओबीसी का सवाल भी अब नहीं, जाति का सवाल आएगा भाई। जाति का सवाल अमित शाह ने कहा कि आएगा, पहले घर गिन जाएंगे फिर जाति की नहीं। अरे कह रहे हैं ना, आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे सदन में कहा है उन्होंने। अरे भाई, उसके अंदर ओबीसी का आरक्षण की बात है। अच्छा ठीक है, महिला आरक्षण के अंदर, ठीक है, ये सवाल तो आरक्षण के अंदर आरक्षण, ठीक है। हाँ, तो इसका जवाब तो नहीं था उनके पास। एक बात, ये तो बड़ा सवाल बन जाएगा। एक बार फिर मैसेज चला जाएगा ओबीसी विरोधी है। यूजीसी वाला जो मसला लाए थे उसमें पीछे हटना पड़ा, उसको कोर्ट में जाके फंसा दिया। आप इसको देखिए ना, तो मेरा ये कहना है, और महिलाओं को अगर क्या इतना वो हल्का समझते हैं क्या, कि वो नहीं समझ रही हैं। अगर मान लीजिए महिलाएं वास्तव में इस तरह के प्लानिंग से खुश होती कि आप आज पास करिए और 5-10 साल बाद हमको आरक्षण मिलेगा, 5 साल बाद हमको आरक्षण मिलेगा, तो 23 वाले मसले पे क्या 24 में उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता महिलाओं का? 23 में इन्होंने महिला आरक्षण पास किया ना, और 24 में बैसाखी पे क्यों आ गए? तब ये तो कहा जाता कि इनके साथ महिलाओं का बड़ा जबरदस्त समर्थन है। 400 वाले 240 पे क्यों आ गए? तो महिलाओं को क्या आप बहुत बुद्धू टाइप समझते हैं क्या? महिलाएं तो इस बात को नहीं, हम बिल्कुल नहीं समझते। माफ कीजिए। महिलाएं जो है चीजों को समझ रही हैं कि आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर आज भी जो पास किए हैं, जो वो आज तो लागू नहीं होने जा रहा है। कहाँ पास हुआ? मनीष जी गिर गया। हम क्या करें? आप जो पास करने के लिए लाए थे जी, वो आज भी पास अगर हो भी जाता, दुर्गेन जी मैं क्या कर रहा हूँ सुनिए, आज अगर पास भी हो जाता तो आज नहीं लागू होता, वो भी चला जाता 27-28 के बाद। नहीं 29 में आप ठीक कर रहे हैं। वो आज उन्होंने कहा कि 29 में लागू करते हैं, 29 में। हम क्या कर रहे हैं, उसको अभी भी डिलिमिटेशन से जोड़ दिया। आप इसको समझिए ना। अगर पूरा विपक्ष कह रहा था उस समय भी, 23 में भी कह रहा था कि इसी 543 में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, इससे एक बात और चली गई बीजेपी के पास कि पितृसत्ता के शरण में है, पितृसत्ता के सामने सरेंडर कर रही है बीजेपी। वहां जो शक्तिशाली पुरुष कब्जा किए हुए हैं 89% संसद में और 91% विधानसभाओं में, उनको छेड़ने की हिम्मत बीजेपी के पास नहीं महिलाओं में, तो ये मैसेज जाएगा ना। क्यों नहीं आप उसी में दे रहे हैं? अरे कितने लोग हैं मनीष शर्मा की तरह बता पा रहे हैं? मनीष शर्मा की तरह कितने लोग ये बात बता पा रहे हैं? बहुत कम लोग। डॉक्टर रत्ना पांडे की तरह कितने लोग बता पा रहे हैं ये बात? बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप देखिए टीवी पर यही चल रहा है कि सारी टीवी मीडिया पे यही चल रहा है कि विरोधी है, विपक्ष विरोधी है, विपक्ष विरोधी है। को भ्रम होता है कि महिलाएं नहीं समझती हैं। ये बिल्कुल भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। हम अपनी जनता के बारे में बहुत कम जानते हैं और महिलाओं की मैच्योरिटी को बहुत कम आंकते हैं।
और पितृसत्ता के प्रभाव को बहुत ज्यादा मानते हैं। ये गलत बात है। 23 में अगर ये आरक्षण पास हुआ तो 24 में महिलाएं ही जिता देती, 400 पार कर देती बीजेपी को। हुआ क्या? 240 पे क्यों आ गए? अरे भाई मध्य प्रदेश में जिताया, महाराष्ट्र में जिताया, हरियाणा में जिताया, ये क्यों भूल जा रहे हैं मनीष? मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, विधानसभा अलग अलग कारणों से होता है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। जो मोदी ब्रांड है, जो कह रहा है कि हम महिला पक्षधर हैं, वो 240 में आ गया। मैं आपकी महिला ब्रांड की, ये जो नेता की बात कर रहा हूं, लोकसभा में मोदी ब्रांड ही लड़ता है, कोई सांसद नहीं लड़ता है। सांसद भी मोदी लड़ता है, आप इस बात को जान लीजिए। पूरे देश में कोई सांसद नहीं लड़ता है। किसी को खड़ा कर दीजिए, वहां जीतता मोदी है, इस बात को समझिए। और 2024 में 23 में महिला आरक्षण पास करने के बाद 400 की जगह 240 आ गए महोदय, बैसाखी पे आ गए। तो मेरा ये कहना है, इन्होंने महिलाओं को खो दिया। दक्षिण भारत में इनके प्रति एकदम अस्थायी घृणा फैल गई, खत्म हो गया मामला इनका। मतलब इन्होंने मान लिया कि दक्षिण भारत में कुछ नहीं हो रहा है। कहे जा रहे हैं मनीष जी? कहीं घृणा नहीं है जी। बीजेपी ओबीसी के सवाल पे अभी तक जो बहस चल रही थी, ओबीसी के सवाल पे बीजेपी ओबीसी विरोधी एकदम इस बहस के बाद बिल्कुल स्थापित हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूं कि ये हताशा भरी कार्रवाई, गलत समय में लिया गया फैसला। धन्यवाद। जो संकट में मोदी ब्रांड था, हिंदुत्व था, ले जाएगा जी। धन्यवाद। ममता जी जवाब दे दिए, बहुत छोटा सा, क्योंकि हम कार्यक्रम खत्म करेंगे और आपको भी हम समय दे नहीं पाए। बोलिए ममता जी जल्दी से। देखिए, यहाँ पे महेंद्र सिंह जी ने भी जैसे कहा था कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा समर्थन रहा है भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी का, और वो दिखा भी है। पिछले 3 बार से लगातार जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महिलाओं का विकास किया है और विश्वास जीता है, उसके आधार पर ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाएं जो है मोदी जी के समर्थन में है। और आज के बाद और भी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। वहां पे जो यज्ञ रूपी जो चल रहा था, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम में, वो आहुति मांग रहे थे। अगर ये लोग भी आहुति दे देते तो अभी 33% मिल जाता महिलाओं को, उनकी भी भागीदारी बढ़ जाती। इन्होंने महिलाओं का अधिकारों का हनन करने का कार्य किया है, और इसके लिए देश की कोई महिला इनको माफ नहीं करेगी। वो 2029 में इनको देख। धन्यवाद। रत्ना जी 10 सेकंड। रत्ना जी आपके लिए केवल 10 सेकंड है, मैं खत्म कर दूंगा 10 सेकंड के बाद। बोलिए। ये कहना चाहती हूँ कि भारत की जनता को कम समझदार समझने की भूल दोबारा अपनी सत्ता के अहंकार में कर रहे हैं लोग। बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। जल्दी से हरकेश जी 10 सेकंड, केवल आपको भी 10 सेकंड जल्दी से। एक्चुअली 2 मकसद था कि अगर ये गिर जाएगा तो बंगाल चुनाव, तमिलनाडु चुनाव, केरला चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा इनका ये था कि अगर कहीं बाई चांस मतलब पास करवा लिए तो जो रिमाइंडर करेंगे सारी लोकसभा सीटों को अपने हिसाब से बना करके, और उसमें ऐसा करेंगे कि नॉर्थ इंडिया से ही बहुमत आ जाए। दोनों धोखेबाजी और तिकड़मबाजी ही थी। और धन्यवाद। रमेश जी 10 सेकंड, क्या कहेंगे? रमेश जी अडबिल नहीं है आप, आवाज आप ठीक करिए प्लीज जल्दी से। 10 सेकंड। अडबिल नहीं है आप, म्यूट कीजिए। रमेश जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, माफी। अनम्यूट करेंगे तो अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट। रमेश जी मैं चाहता हूं कि आपकी बात आए, क्योंकि अभी मनीष ने कहा ना कि दक्षिण के राज्यों में एक तरीके से बहुत खराब स्थिति हो जाएगी बीजेपी की। रमेश जी सुन नहीं पा रहे, अनम्यूट करिए प्लीज। यही हो रहा है वहां पर, यही होने वाला बीजेपी के साथ जो हो रहा है। ये बोल ही नहीं पा रहे, आवाज ही चली गई है। आप ये कहना चाह रहे हैं हरकेश जी? यही है, आज 67% लोगों की आवाज। रमेश जी इसको आप गलत साबित करिए और बोलिए। 67% लोगों ने सदन में बता दिया। रमेश जी बोलिए। मोदी क्या है? नहीं सुन नहीं पा रहे हैं, कोई टेक्निकल व्यवधान है। महेंद्र सिंह 10 सेकंड जल्दी से। मेरा मानना यह है कि ये चुनावी बिल था और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ था, और इसके दोनों तरफ बीजेपी तैयार थी। या तो गिरेगा तो भी क्या स्ट्रेटजी है, पास होगा तो क्या स्ट्रेटजी है, और आने वाले समय में हमें आपको देखने को मिलेगी कि गिर गया है तो अब क्या स्ट्रेटजी है। और आज संसद में भी देखने को मिला जिस तरीके से प्रिंटेड बिल बोर्ड्स हाथों में सबके थे, तो स्ट्रेटजी उनकी दोनों तरफ से तैयार थी। रमेश जी क्या आप सुन पा रहे हैं? रमेश जी
नहीं, अनम्यूट करिए अगर मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज आ जाए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय इजाजत नहीं देता है। मैं एक बोलिए रमेश जी को लाया जाए, जल्दी से बोलिए रमेश जी। हम 2/3 बहुमत जब हमारे पास नहीं था फिर भी हमने बिल को रखा, क्योंकि हमको महिलाओं के साथ देंगे सभी पार्टियां, देश के सभी पार्टियां। सर अभी मनीष शर्मा कह रहे थे कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की स्थिति और खराब होगी, इस पर कुछ बोलिए ना। हाँ, दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की स्थिति और खराब होगी इस बिल के आने के बाद, ये कह रहे हैं नहीं, खराब नहीं होगा। अच्छा, क्यों अच्छा होगा सर? फिर अच्छा क्यों होगा? जो अभी सभी पार्टियां महिलाओं के विरोध में अब आज सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए सब महिलाओं हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार प्रयास के बाद भी बात तो आई गई। खैर दक्षिण की मैं चाहता था कि दक्षिण के राज्यों की नुमाइंदगी जो कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से रमेश कट्टी जी, पूर्व सांसद, उनकी बात आगे वो कर रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरे विपक्ष ने विरोध किया है और हम महिलाओं के हितों की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति का वंदन कर रहे हैं, आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। अब जो विधानसभा के चुनाव हैं उनके परिणाम के बाद नए सिरे से असेसमेंट होगा, किसका फायदा किसका नुकसान। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।